तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार एक चर्चा बहुत तेजी के साथ हमारे भारतीय न्यूज चैनलों में, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, चूंकि इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी था, कुछ डिप्लोमेटिक एंगल भी था, इस वजह से ये खबर पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के हर एक मोबाइल फोन में, हर एक न्यूज चैनल में गूंज रही है। खबर यही कि कैसे लगभग 104 भारतीयों को जबरदस्ती हाथ पांव बांध के, कमर में बेड़ियां डाल के, पूरी तरीके से जलील करके भारत भेजा गया। एक अमेरिकी सैन्य का प्लेन, जो उनके एयरफोर्स का एक प्लेन है, उसमें इनको गाजर मूली की तरह ठूंसा गया, हाथ पांव बांधे गए। 30 घंटे की इस पूरी ट्रिप में एक बार वॉशरूम करने की शायद इजाजत थी या फिर उससे ज्यादा नहीं थी। सफर के दौरान भी इनके हाथ पांव नहीं खोले गए, मुंह पे मास्क लगाया गया। पूरी तरह से बेइज्जत करने के बाद इनको भगाया गया। इस वजह से भारत में भी लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी का कहना है कि ऐसा जलील करने की क्या जरूरत थी। कईयों के मन में सवाल था कि क्या हर जगह ऐसे ही भेजा गया। कईयों के मन में सवाल था कि ये लोग अमेरिका पहुंचे कैसे, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच तो कई हजार किलोमीटर है। तो क्या कोई तार था जिसके नीचे से पहुंच गए। और एक शब्द तब निकल के सामने आया, डंकी रूट। तो आखिर ये डंकी रूट है क्या, इसके बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका, जिससे भारत के संबंध बड़े अच्छे माने जाते थे, है तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़े अच्छे संबंध होने के बावजूद भी ऐसा क्यों करता है अमेरिका, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो दरअसल बात साल 2020 की है। अमेरिका की एक लड़की थी जॉर्जिया की, जिसका नाम था लेनी रिले। इस लड़की का कत्ल हो जाता है। अब नॉर्मली हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे कत्ल होते हैं जो बड़े हाईलाइटेड होते हैं। उन्हीं में से एक कत्ल ये भी था। इस लड़की का कत्ल हुआ। कत्ल होने के बाद फौरन जो जांच पड़ताल करने वाली टीमें थी वो काम पे जुटती हैं। जब जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो बड़ी हैरान करने वाली चीजें पता चली। पहले तो ये पता चला कि जो कत्ल हुआ तो एक अफेयर में हुआ था। एक लड़का था जो इस लड़की से प्यार करता था, पसंद करता था। लेकिन जब ये लड़की ज़्यादा भाव नहीं देती, बात नहीं करती, इसके बाद उस लड़के के दिमाग में आता कि क्यों ना इस लड़की का कत्ल किया जाए, इसको मार दिया जाए, अपना ईगो सेटिस्फाइड किया जाए। अब दूसरी बड़ी बात ये थी कि जो लड़का था जिसने कत्ल किया था वो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहा था। अब ये बात जब पता चली तो जैसे सैफ अली खान का मामला हो, उसमें जब पता चला कि कोई बांग्लादेशी है जिसने सैफ अली खान के ऊपर चाकू मारा, तो फिर एक देश के लिए बड़ा खतरा माना जाने लगा कि कोई भी बाहर से आएगा और आने के बाद हमारे देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा। अब उसका ना कोई कागज़ है, ना उसका यहाँ कोई पासपोर्ट है, तो मार के भाग जाए तो हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते। सेम सिचुएशन अमेरिका के सामने थी। और उसी टाइम इत्तेफाकन चुनाव चलने वाला था। तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रचार प्रसार में कहा था कि अगर कुछ होता है और इस बार मैं सत्ता में आता हूँ तो सबसे पहला काम मैं यही करूँगा कि जो लोग अमेरिका के अंदर गैरकानूनी तरीके से रह रहे उन तमाम लोगों को अमेरिका से बाहर फेंकूंगा। यानी पहला कागज़ जो मैं साइन करूंगा वो अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी लोगों को बाहर करने का होगा। और जिस लड़की का कत्ल हुआ, लेनी रिले, इसी लड़की के नाम पे फिर ये कानून बनाया गया। और सच में अमेरिका की राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 2-4 काम जो किए, उनमें से सबसे पहला काम ये था कि जो लोग गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाए। और भी अलग अलग काम किए, जैसे यूएसआईडी पे रोक लगाया। ऐसी कंपनियां जो विदेशों में पैसे लगा के बिजनेस करती थी उनको रोका। यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक दी, इजराइल के लिए मदद बढ़ा दी, तमाम बड़ी बड़ी चीजें। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो यही है। अब दूसरा सवाल कि क्या केवल भारतीयों को ही भेजा गया, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग देशों को सूचित किया गया कि आपके देश के हम इतने लोगों को भेजने वाले हैं। कईयों ने इसको बड़ा नॉर्मली लिया, लेकिन कईयों ने बड़ा विरोध किया। जैसे एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया में जब जहाज जाती है अमेरिका की, कोलंबिया की सरकार ने उस जहाज को उतरने ही नहीं दिया। कोलंबिया की सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, इनको फंसा के वहां भेजा गया। अमेरिकी सरकार को इनसे बात करनी चाहिए थी, इनकी मदद करनी चाहिए थी। और जिस हिसाब से इनको बांध के भेजा जा रहा है, ये जलील करने वाला काम है। मैक्सिको में भी कुछ लोगों को भेजा गया। मैक्सिको गवर्नमेंट ने भी साफ शब्दों में दो टूक कहा कि हम नहीं उतरने देंगे जहाज।
तो कई जगह अमेरिका ने जहाज़ें भेजी तो, लेकिन जहाज़ उतरनी ही नहीं दी गई। लेकिन हिंदुस्तान ने, भारत ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया। जितने लोग आ रहे थे इनको आने दिया गया। ये लोग जहाज़ से उतरते हैं, इसमें से 33 गुजरात के थे, 30 के करीब पंजाब के थे, 2 उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के थे और 2 महाराष्ट्र के थे। टोटल 104 लोगों को भेजा गया। पहले जो लिस्ट बनाई गई है उसमें 18,000 लोग हैं। 18,000 में से 104 को भेजा गया। इसमें से 25 महिलाएं हैं, 12 नाबालिग हैं और लगभग 79 पुरुष हैं। इतने लोगों को भेजने का काम अमेरिका ने किया। अब दूसरा सवाल यह है कि ये लोग वहां पहुंचे कैसे और ये डंकी रूट क्या है। तो इनमें से जो लोग पहुंचे हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये आंकड़ा 104 या फिर 18,000 नहीं है, बल्कि ये आंकड़ा लगभग 7.5 लाख है। यानी 7.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। सबका मकसद एक है, सबका मोटिव एक है कि अमेरिका में हम जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद उज्जवल भविष्य पाएंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे। पूरी दुनिया में हर चीज़ डॉलर से ही चलती है, तो अच्छे खासे डॉलर कमाएंगे। डॉलर कमाने के बाद ऐश की, आराम की ज़िंदगी जिएंगे। ऐसे में कई ऐसे थे जो भारत से भाग के गैर कानूनी तरीके से गए, कई ऐसे थे जो किसी लालच में भी आ गए। तो लालच में कैसे आए और इस लालच में आने वालों का डंकी रूट से क्या संबंध है, वो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। पहली बात तो जो डंकी शब्द है, ये डंकी शब्द ऐसा नहीं कि इसका संबंध गधे से है या फिर डंकी मतलब ये लोग जानवरों की तरह जा रहे हैं, बिना सोचे विचारे एजेंटों के चक्कर में फंस रहे, इस वजह से इनको डंकी कह दिया गया, या फिर ये गधे की तरह पैदल चलते हैं इस वजह से इनको डंकी कहा गया। तो ऐसा नहीं है। डंकी एक पंजाबी शब्द से लिया गया शब्द है। पंजाबी में उसे डुंकी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी जिसका मतलब होता है कूद के कहीं जाना। जाहिर सी बात है, बॉर्डर आप क्रॉस करेंगे तो कूद के ही जाएंगे, या फिर नीचे से खोद के जाएंगे, तो कूद के जाने का मतलब डंकी होता है। और वहीं से फिर डंकी रूट ले लिया गया। तो डंकी रूट के भी अलग अलग रास्ते हैं। मान लीजिए कोई शख्स है, उसको जाना है, उसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा मिला नहीं। अमेरिका का वीज़ा भी बहुत सोच विचार के मिलता है कि आप आएंगे तो अमेरिका को क्या देंगे, इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। कोई फ़ायदा अमेरिका को दिखेगा तो वो वीज़ा देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आपने अप्लाई किया, आपका वीज़ा नहीं मिला। अब नहीं मिला तो फिर आपको कायदे से यहाँ हार मान लेनी चाहिए, भाई नहीं मिला, हम अपने देश में रहेंगे, यहाँ रोज़गार कमाएंगे। लेकिन ज़्यादा लालच, कुछ कर गुजरने की चाहत, जुनून के ऊपर इस कदर सवार होना कि फिर यहाँ से गैर कानूनी तरीके की रास्ते की एंट्री होती है। कोई शख्स जो वीज़ा अप्लाई करता है, जब उसका वीज़ा नहीं मिलता, इसी दौरान फिर एजेंटों को इसके बारे में भनक लग जाती है। अब अमेरिका तक जाने का जो खर्चा है 5 से 6 लाख, 10 लाख तक मैक्सिमम है। अब इसी दौरान एजेंट की एंट्री होती है। एजेंट इस आदमी को फ़ोन करेगा और कहेगा कि आपको अमेरिका जाना है। ये शख्स कहेगा कि हाँ, लेकिन मेरे पास वीज़ा नहीं है, मेरा वीज़ा लगा नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। इसके बाद ये शख्स कहेगा कि अगर आप 30 लाख रुपए खर्च कर दें तो अमेरिका तक भेजने की गारंटी मेरी है, वीज़ा वगैरह सब मैं दिलवा दूंगा और वीज़ा दिलवा दूंगा, आप वहाँ पे रहेंगे, अपना कमाएंगे। और 30 लाख क्या है, 6 महीने में आप कमा लेंगे। लेकिन चूंकि अब रिस्क हमारा है, पूरा ऑफिशियल लेवल तक बात करना होगा, इस वजह से 30 लाख रुपए आप हमें देते हैं। अब ये शख्स एक बार सोचता है कि 30 लाख दे के जाएं या ना जाएं। फिर दिमाग में आता है कि यार बात तो सही है, 6-7 महीने में हम 30 लाख कमा लेंगे, तो फिर क्या दिक्कत है। फिर बातचीत होती है कि कैसे जाना है। तब वो आदमी रास्ता समझाता है। वो कहता है कि सबसे पहले आप आ जाइए दुबई, दुबई से फिर आपको हम भेज देंगे मैक्सिको या फिर किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री। वहाँ से फिर हमारे जो एजेंट हैं आपको वीज़ा दिलवा देंगे। चूँकि भारत से वीज़ा मुश्किल है, आप मैक्सिको पहुँचेंगे तो मैक्सिको से लेके आपको हम वहाँ का वीज़ा दिलवा देंगे। ऐसे हाल में फिर आप आराम से पहुँच जाएंगे। अब इसको भी लगता है कि भाई चलो ठीक है, हम सीधा नहीं जाएंगे, हम पहले दुबई जाएंगे, दुबई जाने के बाद वहाँ से मैक्सिको जाएंगे और उसके बाद फिर वहाँ से अमेरिका। 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए में बात तय हो गई। और यही इस आदमी की सबसे बड़ी गलती है। अब ये भाई साहब दुबई के लिए जाते हैं। एजेंट अपना पूरा सेटिंग किया रहता है, दुबई में बात किया रहता है कि भाई इनको उतरना नहीं है, बस दुबई से इनकी एक दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, उसके बाद ये दुबई पहुँच जाएंगे। मान लीजिए मैक्सिको तक वीज़ा भी मिल गया या फिर मैक्सिको में कोई सेटिंग बन गई। चूँकि अमेरिका जैसा कानून मैक्सिको में नहीं चलता, वहाँ पे थोड़ा सा सख्ती कम है। तो ऐसे हाल में जब वीज़ा मिल गया तो मैक्सिको के लिए, नहीं मिला तो गैर कानूनी तरीके से
जहाँ तक चांसेस हैं कि वीज़ा मिल ही जाता है मैक्सिको का या फिर किसी लैटिन अमेरिका कंट्री का। तो मैक्सिको तक वीज़ा मिला, उसके बाद ये लोग दुबई से फिर अलग अलग रास्तों से होते हुए पहुँच जाते हैं मैक्सिको। मैक्सिको के बाद अब असल लड़ाई इनकी शुरू होती है। अगर मैक्सिको पहुँचे तो भी, नहीं पहुँचे तो भी, वहाँ से फिर इनको ले जाया जाता है कोलंबिया। कोलंबिया में ये कुछ टाइम तक रहते हैं। रहने के बाद अभी इंतज़ार करते हैं कि अब यहाँ से दुबई का तो वीज़ा मिला ही है, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए, मैक्सिको यहाँ का भी वीज़ा है। लेकिन बात यहीं गड़बड़ हो जाती है। लैटिन अमेरिकन जाने के बाद ये पहुँचते हैं जब कोलंबिया, तब इनको भेजा जाता है पनामा के पास। और पनामा का जो जंगल है, ये जंगल इंसान खाता है। अब ऐसा क्यों, डिटेल बताता हूँ। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ पहुँचने के बाद जब ये, मैं इसको तो नहीं पहुँचा कायदे से, लैटिन अमेरिका कंट्री पहुँचने के बाद जब ये कोलंबिया जाते हैं, कोलंबिया के बाद इनको एक पनामा जंगल के पास ले जाया जाता है और इनसे कहा जाता है कि अब आपको पैदल चलना पड़ेगा। अब ये पगलाते हैं, एजेंट से लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं, लेकिन फ़ोन पे आप क्या कर लेंगे, लौटने का कोई चांस है नहीं, आपकी भाषा वहाँ कोई समझ नहीं रहा, आपको कोई वहीं जान नहीं रहा। अच्छा, डेली का वहाँ का ये कारोबार है तो कोई आप में बहुत इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, आपकी मदद करे। आप हैरान परेशान अब उस जंगल में चलना शुरू करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, और लगभग हर बार ऐसा होता है कि तमाम लोगों को पता है कि इस जंगल के अंदर अब लोग आएंगे, यहाँ से अमेरिका के लिए जाने वाले कई सारे लोग होंगे। तो ऐसे हाल में जो मानव तस्कर हैं, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, ये तमाम लोग उस जंगल में घात लगाए बैठे हैं। अगर कोई कम उम्र का बच्चा है तो उसको उठा लेंगे, आपको पकड़ लेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपसे कहेंगे कि जितने पैसे हो दे दो, आप पैसे ना दें तो आपको गोली मार देंगे। अब चूंकि इस जंगल में कोई कानून नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इस वजह से आपको गोली मारने पे उनको कुछ होना भी नहीं। अच्छा, जंगल में कौन सी आर्मी, कौन सी पुलिस घुसपैठिए के लिए मदद करने आएगी, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो जंगल के अंदर अगर आपको किसी सांप ने काट लिया या फिर जंगली जानवर हैं, चूँकि आप सोचिए जंगल इतना बड़ा है कि 10 से 15 दिन तक आपको पैदल चलना होगा, तब ये जंगल आप पार कर पाएंगे। तो कोई जंगली जानवर काट ले या फिर सांप काट ले या फिर जो वहाँ के माफिया लोग हैं वो आपको पकड़ लें या फिर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला आपको पकड़ ले या फिर खुद पनामा की कोई आर्मी का जवान आपको पकड़ ले, इन तमाम सूरत हाल में आपका मरना तय है। और अगर आप मर गए या फिर जो भी शख्स गया उसको गोली मार दी गई या फिर सांप ने काट लिया या फिर कुछ भी हो गया, तो उसकी लाश का भी अंतिम संस्कार नहीं होना है। लाश वहीं पड़े पड़े सड़ जाएगी और सड़ के ख़त्म हो जाएगी। आज भी लोग जो ये डंकी रूट फॉलो करते हैं, रास्ते में उनको कई बार कंकाल मिलता है, कई बार लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, अंडरगारमेंट मिलते हैं। क्योंकि जब लड़कियां और औरतें जाती हैं, उन पे जब इन लोगों की नज़र पड़ती है तो उनको या तो देह व्यापार में डाल देंगे या फिर उनके साथ मल्टीपल टाइम उस जंगल में रेप किया जाएगा, रेप करके उनको फेंक दिया जाएगा। कहाँ जाएंगे इंसाफ की गुहार लगाने। लेकिन ये तो अभी कहानी का पहला हिस्सा है, और आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए जैसे तैसे उस जंगल को पार कर लिया, वो भी चांसेस 50-50 है, चूँकि वो लोग भी घात लगाए बैठे हैं कि अगर कोई आएगा तो हमको पैसे मिलेंगे, ठीक ठाक मिलेंगे। मान लीजिए किस्मत आपकी अच्छी है, आपको वहाँ कोई नहीं मिला, आप उस जंगल पार कर गए, तब आप पहुँचेंगे मैक्सिको। अब मैक्सिको से लगभग 3200 किलोमीटर जो बॉर्डर है, ये देश अमेरिका को शेयर करता है। यानी अमेरिका और मैक्सिको के बीच 3200 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है। बॉर्डर है तो बॉर्डर पे फेंसिंग हुई, यानी बाड़ लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं। अब आपको ये तार क्रॉस करना है और अमेरिका के अंदर एंट्री लेनी है। अमेरिका को भी ये बात बड़े अच्छे से पता है कि कई सारे लोग क्रॉस करके अमेरिका में आते हैं, तो ऐसे हाल में वो भी पूरा इंतजाम करके रखते हैं। बहरहाल आपका एजेंट अगर थोड़ा सा अच्छा है, इतना टॉर्चर होने के बाद भी अगर अब थोड़ा सा अच्छा है, तो वो अपने आदमी को बॉर्डर के पास भेजेगा और आपको कुछ पैसे लेके बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। आप बॉर्डर क्रॉस होंगे, 10 से 15 दिन तक लगातार आप पैदल चल चुके हैं, चलने के बाद आप थक चुके हैं। जो सपना आप सजा के आए थे कि आपको अमेरिका का वीज़ा मिला, वो आपको मिला नहीं। हाँ, गैर कानूनी तरीके से आपकी एंट्री करवा दी गई। अब आप चूँकि अमेरिकन जैसे दिखते भी नहीं हैं, अमेरिकन इंग्लिश आप बोल नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लें, जो चीज़ जन्मजात है वो आपकी नहीं सुधर सकते, और तमाम वो काम नहीं कर सकते जो अमेरिकन करते हैं।
अब इसके बाद क्या? इसके बाद जब जब आप सड़कों पे चलेंगे, जब जब आप कहीं काम मांगने जाएंगे, जब भी आप कुछ करने जाएंगे, हर जगह सबसे पहले आपके वीज़ा की डिमांड होगी। क्योंकि आप दिखने में भी अगर भारत के हैं तो भारतीय दिखेंगे, नेपाल के हैं तो नेपाली दिखेंगे, कहीं और मुल्क के हैं कुछ मुल्क के दिखेंगे। आप अमेरिकन दिख नहीं सकते, आपकी भाषा नहीं है, आपके पास कोई घर नहीं, जहाँ आप रहने जाएंगे वहाँ भी आपसे वीज़ा पासपोर्ट मांगा जाएगा, पूछा जाएगा ये आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। कोई भी देश आपको अपने अंदर इस तरह से स्वीकार करेगा भी नहीं। आपके पास भी अगर कोई आए, आप सोचिए आप भारत में रह रहे हैं, आपके पास भी अगर कोई आए और आने के बाद आपसे कहे कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ या फिर चाइना से आया हूँ, गैरकानूनी तरीके से आया हूँ, मुझे आप अपने घर में रोक लें, तो जाहिर सी बात है आप नहीं रोकेंगे। तो ऐसे हाल में बस ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हर दिन पकड़े जाने का खतरा है। पकड़े जाएंगे तो वहाँ खतरनाक जेल है, वहाँ आपको डाल दिया जाएगा, फिर आपको आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जब आप अपने देश पहुँचेंगे तो आपको कितनी इज्जत मिलनी है आप खुद जानते हैं, क्योंकि आपने गलत तरीके से अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में एंट्री ली है। डंकी रूट इतना खतरनाक है कि जितने लोग गए हैं, जो लोग उसके बाद कभी लौट के आए हैं, वैसे तो ज़्यादातर कभी लौट के आ ही नहीं पाए, क्योंकि जो रास्ता जाने का है सेम रास्ता आने का है। आपके पास वीज़ा नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके एरोप्लेन पे बैठ के तो आ नहीं सकते, तो आपको लौटना ही पड़ेगा। एजेंट आपको मूर्ख बनाएंगे, आपको लगातार कहेंगे कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। लेकिन ये जो 104 लोग आए हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी मुल्क में एजेंट के भरोसे नहीं जाना चाहिए। सऊदी दुबई में जो एजेंट के चक्कर में फंसे हैं उनकी मौत ही हुई है। जो अमेरिका में फंसे हैं उनके साथ क्या हुआ हम सभी देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। अभी 18,000 लोगों को चिन्हित किया गया है, पता लगाया गया है कि ये लोग कहाँ कहाँ पे हैं। कईयों को उठा लिया गया है, 104 को अभी भेजा गया है, बाकी और लोग आ सकते हैं। और जो नहीं आएंगे उनको जेल में ठूंस दिया जाएगा। जेल में उनकी ज़िंदगी नरक से बदतर होगी, क्योंकि जो ये काम है ये गैरकानूनी है। अमेरिका ने जब ये काम किया, हमारे देश की सरकार ने बड़ी तारीफ़ की इसकी, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बड़ी तारीफ़ की कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारे देश में भी ऐसा कब होगा। एक महिला जिसका नाम सीमा हैदर पिछले 1 साल से गैरकानूनी तरीके से हमारे देश में आती है, आने के बाद रहती है, सुना है वो प्रेग्नेंट भी है। इसके बावजूद यहाँ के बड़े बड़े वकील उसको भारत की नागरिकता दिलाने के लिए इस कदर परेशान है कि शायद देश में उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं। मीडिया ने भी खूब इंटरव्यू लिए, खूब टीआरपी ली। वहीं आप अमेरिका को देखिए, जो गैरकानूनी तरीके से तारों के नीचे से छुपा के आया, उसको पकड़ा, लात मार के उस देश से बाहर किया। यहाँ कोई विदेशी आके सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। यहाँ कोई पाकिस्तान से आके भारत में प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद भी हमें चेतना नहीं आ रही। और ये हमारे देश के लिए बड़े दुख की बात है। खैर, ये पूरी कहानी थी कि क्या होता है डंकी रूट और कैसे लोग जाते हैं, कैसे इसके जाल में फंसते हैं, और डंकी का मतलब क्या है। तो डंकी का मतलब मैंने आपको बताया कि कूद के पार करना। डंकी का मतलब गधा नहीं होता। और ये लोग जो आए अब ये क्या करते हैं, ऊपर वाला इनका मालिक है। तो आज की ये कहानी थी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।